नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सीधा बिना आपका समय खराब के सीधे बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ठीक है, एक विश्व कला दिवस था, यानी कि आज है। और राजस्थान के संग्रहालयों से 42 करोड़ रुपए का जो है राजस्व प्राप्त हुआ है। क्या ये सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐड किया हमने? देखिए दोस्तों, जो पर्यटन है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कैसे है इम्पोर्टेंट? देखिए, पर्यटन जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, यानी कि वन ऑफ दी बेस्ट जो रोजगार प्रोवाइडर है वो है अपना पर्यटन सेक्टर। कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा इसका समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, पर्यटन जो है एक सर्कुलर जो है इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? देखिए, यहाँ आप मान लिए पर्यटक जैसे ही बढ़ते हैं तो आपके जो लोकल वेंडर है, यानी कि जो लोकल स्तर पे जो लोग सामान बेचते हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। जो ट्रेवलिंग वाले हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से मतलब होता है हमारे जो होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब, इनका भी बिजनेस बढ़ता है। ठीक है। हमें जो फॉरेन रेवेन्यू हमें प्राप्त होता है, जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ आके अपना डॉलर खर्च करते हैं तो उससे भी हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो ये है, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा मल्टीपल इम्पैक्ट इसके होते हैं अपनी इकोनॉमी पे। तो इस हिसाब से जस्ट पर्यटन को लेके आपके मन में एक क्लैरिटी रहे, इस वजह से ये ऐड किया गया। देखिए, 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस जो है मनाया जाता है, और हमारे जो टूरिस्ट प्लेस है आप एक बार नजर मार लेंगे, बेसिकली बहुत सिंपल से हैं, जो आप जानते भी हैं कि कौन सा कहाँ पे है। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। ठीक है। क्या याद रखना है इसमें? देखिए, सावन बरवाल जो है हमारे इंडिया के, इन्होंने 48 साल पुराना जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था मैराथन का, मैराथन का मतलब होता है आपका 20, फुल मैराथन होती है 42 किमी की, हाफ मैराथन होती है 21 किमी की। तो ये जो फुल मैराथन का जो रिकॉर्ड था वो काफी लंबे समय बाद टूटा है। ठीक है, देख लेते हैं। भारतीय धावक है सावन बारवाल, नाम याद रखेंगे। मैराथन कहाँ हुई थी? रोटरडेम में हुई थी। 42 किलोमीटर की मैराथन थी, और पुराना जो रिकॉर्ड था 1978 में बना था, और मात्र 2 सेकंड से तोड़ा है। ठीक है। और 48 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें, एक साइकोलॉजिकल बात है, यानी कि 2 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एक जो रिकॉर्ड है वो 48 साल बाद टूट गया मैच 2 सेकंड की वजह से। ठीक है। और न्यूज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय मैराथन का रिकॉर्ड है वो किसके नाम हुआ है, यानी कि किसने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप नाम याद रखेंगे क्या? सावन बारवाल। ठीक है। धावक का नाम सावन बारवाल। कहाँ हुआ? रोटरडम मैराथन, नीदरलैंड में हुआ। समय जो है वो 2 घंटे 11 मिनट और 58 सेकंड है। पहले जो रिकॉर्ड था विश्वनाथ सिंह के नाम था, जो कि उन्होंने 1978 में बनाया था। ठीक है। आयु वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप नाम याद रखेंगे। शिवनाथ भी, सॉरी विश्वनाथ नहीं है, शिवनाथ है, और ये शिवनाथ जो थे इनके नाम पहले ये रिकॉर्ड था, जो कि सावन बारवाल ने तोड़ दिया। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगली न्यूज की तरफ। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव ये हुआ है कि वहां के लॉन्गेस्ट जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हमारे लिए पॉलिटिकली हमें इस पे कोई बात करनी ही नहीं है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? हमारे लिए सिर्फ सम्राट चौधरी का नाम इंपॉर्टेंट है, जिनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बेसिकली इस तरह के सवाल भी कई बार आरपीएससी पूछ लेती है। आगे एक इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है, मछली नेशनल अवार्ड। मछली जो कि एक बाघिन थी, उसके नाम पे ये दिया जाता था, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क से संबंधित थी। तो देखिए, पढ़ लेते हैं हम। अनिता चौधरी जो नाम की जो फॉरेस्ट गार्ड है, उनको ये अवार्ड मिला है। नाम याद रखेंगे, अनिता चौधरी। इंपॉर्टेंट नहीं है। आयु राजस्थान के शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में तैनात है। देता कौन है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, वो ये अवार्ड प्रदान करता है। कौन सा अवार्ड का नाम है? मछली नेशनल अवार्ड। इन्होंने 2021 से अब तक 500 से ज्यादा जो वन्य जीव है उनका रेस्क्यू किया है, यानी कि वन्य जीवों को इन्होंने बचाया है। और रणथंभौर की जो प्रसिद्ध बाघिन है मछली, उनके नाम पे दिया जाता है। और ये दिखाता है कि वन्य जीवों के संरक्षण में महिलाएं कितनी ज्यादा भागीदारी निभा रही है। और आप एक तरफ बात की जाती है कि महिलाओं को रिस्क वाले काम नहीं होते या नहीं करने चाहिए, लेकिन ये एकदम उल्टा है। और अनीता जी के लिए एक तारीफ, एक अपलोड तो
बनता है। ठीक है, चलिए आगे। स्पेस लेजर जो है वो एक दूरी मापने की टेक्निक है, जो कि बहुत लंबी दूरी, जैसे पृथ्वी से धरती की आपकी सूरज से धरती की दूरी मापनी हो तो उसमें काम में आता है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल है बट थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। ये कोई हथियार नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको पता चला स्पेस लेजर देखते ही आपको लगा कोई हथियार है, नहीं, ये हथियार नहीं है, ये एक डेटा संचरण की तकनीक है। ठीक है, इसको डेटा को प्रकाश के माध्यम से भेजा जाता है, जो रेडियो तरंगों से 10 से 100 गुना तक ज्यादा होता है, यानी कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहली चीज, राइट। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष मिशन और पृथ्वी की सतह मापने के लिए लिडार जैसे कार्यों में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो सिग्नल है स्पेस लेजर का, ये वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है, जो कि बस इतनी सी बात ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इतना सा आइडिया बेसिकली होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जो सबसे लास्ट हमारी न्यूज है वो हमारे डीलिमिटेशन कमीशन, वुमेन्स आरक्षण जो कि इंप्लीमेंट होने जा रहा है, उसके बारे में है। तो क्या क्या चेंज हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है, और इस बिल के माध्यम से लोकसभा की सीटें भी बदलेगी और राज्य की विधानसभाओं की जो सीटें हैं वो भी बदलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटें 543, ये प्रस्तावित है 850, यानी कि 543 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 850 हो जाएगी, राइट। और जो महिलाओं को आरक्षण है वो दिया जाना है 33%। क्या इससे पहले कोई आरक्षण था? बिल्कुल नहीं, महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं था। सिर्फ लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण था, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण नहीं था। 815 जो है राज्यों की सीटें हो जाएगी, और जो बची हुई सीटें हैं वो यूटीज की हो जाएगी, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है 35 सीटें उनकी होगी, और 815 सीटें जो है वो राज्यों की हो जाएगी। और क्या है, ये बात हमने कर ली। परिसीमन के लिए आधार जो होगा वो 2011 की जनगणना होगा, ना कि 2021 की जनगणना। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, 2021 की जनगणना है जो अब हो रही है, यानी कि कोविड आ गया था 2020 में, इसलिए जो जनगणना 2021 में होनी थी वो अब होने जा रही है। और हमारे परिसीमन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी जगह उपयोग किया जाएगा 2011 की जनगणना का। इससे पहले जो है 1971 की जो जनगणना था उसका उपयोग किया जाता था। रोटेशन प्रणाली, यानी कि महिलाओं की जो सीट है वो आरक्षण वो रोटेशन पे चलती रहेगी, यानी ऐसा कहीं नहीं होगा कि मान लो इस साल किसी सीट रिजर्व होगी महिलाओं के लिए तो अगले इलेक्शन में भी वो कंटिन्यू करेगी, ऐसा नहीं होगा। SC ST के लिए जो आरक्षण है उसी आरक्षण में से 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इससे ये समानता का जो सिद्धांत है वो भी दिक्कत नहीं होगी। नया क्या है, देखिए पहले 1971 की जनगणना आधार थी जो कि 2026 तक फ्रीज थी, उसको उठा के 2011 की जनगणना कर दिया गया। ये 55 साल पुरानी जनसंख्या के आधार पे था, यानी 1971 में जो जनसंख्या हुई है उसके आधार पे परिसीमन हो रहा था, अब 2011 की जनसंख्या के आधार पे हुआ था। लास्ट परिसीमन 2002 में हुआ, लेकिन भौगोलिक सीमाएं जो है वो नहीं बदली थी। तो ये कुछ चेंजेज है, यानी कि परिसीमन की अनिवार्यता जो है वो खत्म। सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा अब की दोबारा परिसीमन कब करवाना है। आगे परिसीमन आयोग की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिसीमन आयोग जो है उसमें या तो कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश होगा, या फिर पूर्व न्यायाधीश परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा। यानी इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि न्यायाधीश रिटायर ही होना चाहिए, वो रिटायर भी हो सकता है, और अगर रिटायर नहीं है तो वो सर्विंग जो न्यायाधीश है, यानी कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश काम कर रहा है वो भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। और ये बहुत ही पावरफुल जो है पोस्ट है अध्यक्ष की। आगे हम बात करेंगे कैसे। आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त तथा संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त, यानी कि पहला हो गया एक अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट का या तो कोई सर्विंग न्यायाधीश या रिटायर्ड, ये पहला हो गया। दूसरा मेंबर कौन हो गया? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य इलेक्शन कमीशन, या तो वो हो गया या उसके द्वारा नियुक्त कोई इलेक्शन कमिश्नर हो गया। आपको पता है 1+2 हमारे यहाँ होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा या उसके द्वारा नियुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो होगा। दूसरा, राज्य के जो आयुक्त है, ठीक है, स्टेट के, वो मेंबर होंगे। उसके बाद आगे हर राज्य के लिए 10 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, और उसमें आयोग का जो निर्णय वो अंतिम होगा, और किसी भी न्यायालय में कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सबसे बड़ा प्रावधान